जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स करवाए थे उन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो हमने प्रीवियस क्लासेस में करा है। मैंने तुम्हें बताया था कि चैप्टर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पोटेंशियल और कैपेसिटर। पोटेंशियल वाला जो पार्ट है वो इजी है, छोटा है, जल्दी समझ में आ जाता है, चैप्टर 1 से लिंक है, तो वो हमारा पार्ट हो गया। न्यूमेरिकल भी हो गए। अभी और ही टाइम मिलेगा तो न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल कभी खत्म नहीं होते, बहुत सारे। अब हम लोग इस चैप्टर के अगले पड़ाव पे आ रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर या कैपेसिटेंस वर्ड कभी आपने जीवन में सुना है? नाम सुना है? कहाँ यूज होता है? पंखे में और कूलर में, मोटर में, सबमर्सिबल मोटर में, है ना? बस यही देखा है। और तुमने ये भी देखा होगा कि जो कैपेसिटर होता है वो कुछ ऐसा होता है, सिलेंडर जैसा, उसमें दो तार निकले हुए रहते हैं। ये बैटरी नहीं है, कैपेसिटर है, व्हाइट कलर का होता है, देखा है? समझ में आया? क्या इतना बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है। पंखे में देखा होगा, पंखे में नीचे से दिख जाता है कैपेसिटर होता है। वो खराब हो जाता है या पंखा तेज नहीं चलता था, वो चेंज कर दिया जाता है। जो मोटर वगैरह होती है उनमें भी ऐसे कैपेसिटर लगे होते हैं, दो कैपेसिटर, चार कैपेसिटर लगे होते हैं। अब तो सुन लिया नाम, अब तो देखा भी है, याद आ गया। काम क्या है इसका, क्यों इस्तेमाल हो रहा है, ये करता क्या है? ये प्रेशर बनाने के लिए, पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। पोटेंशियल का काम ही क्या है? उससे तेज घूमेगा तो बिजली तेज, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा देनी चाहिए। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। 11th क्लास में चैप्टर 5 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने फ्रिक्शन पढ़ा था, याद है? ध्यान से देखो, मैं चीजें रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। फ्रिक्शन पढ़ा था, याद है? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी याद है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। बच्चों एक घोड़े का एग्जांपल दिया गया था। घोड़े के साथ गाड़ी बंधी हुई है और घोड़ा उसको चलाने के लिए ताकत लगा रहा है। उस समय उसकी ताकत ज्यादा लगेगी जब गाड़ी को रेस्ट से मोशन में लाना है, या उस समय घोड़े की ताकत ज्यादा लगेगी जब गाड़ी ऑलरेडी मोशन में है, बस उसको मोशन में कैरी रखना है। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा था, इवन काइनेटिक फ्रिक्शन से भी ज्यादा। मतलब गाड़ी अगर चल रही है तो घोड़े को ज्यादा ताकत नहीं लगानी है, बस वो भागता रहेगा मजे में, गाड़ी चलती रहेगी, ताकत नहीं लग रही उतनी। लेकिन जब गाड़ी रुकी हुई है तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ताकत ज्यादा लगेगी। फील करके देखो, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। आगे बात समझ में? यही काम जरा पंखे पर लगाओ। पंखा अगर मोशन में है, उस मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए बिजली ज्यादा लगेगी, या रेस्ट से उतने मोशन तक पहुंचाने के लिए बिजली ज्यादा लगेगी? आगे बात समझ में? रेस्ट से मोशन में लाने के लिए बिजली, एनर्जी, चार्ज सब ज्यादा लगेगा, हाँ या ना? तो उतना तो वो ड्रॉ कर नहीं पा रहा वहां से, जहां से हम उसको स्विच ऑन करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो भी जा रहे हैं, तो उतने चार्ज तो उतने उसके लिए उन्हें इनफ नहीं है। वो तो बहुत धीरे धीरे घूमेगा और पता नहीं कब जाके वो उतनी वेलोसिटी तक पहुंचेगा मोशन में, हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ कि बस इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग में पंखा जो है या मोटर जो है, वो सारी चीजें जो गोल घूम रही हैं, इनिशियल लेवल पे उनको ज्यादा चार्ज चाहिए। क्या चाहिए? चार्ज कह लो, एनर्जी कह लो, कुछ भी कह लो, शुरू में ज्यादा चाहिए, हाँ या ना? बाद में खाली उसको मोशन में रखने के लिए जो सप्लाई वहां से मिल रही है कॉन्टिन्यूअस, उतने से काम चल जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो चार्ज जो इनिशियल में ज्यादा चाहिए, उसके लिए उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो वो चार्ज कहां पे स्टोर होगा? कैपेसिटर में। अभी आगे बात समझ में? तो कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना और जरूरत पड़ने पर सप्लाई देना, प्रोवाइड करना। आगे बात समझ में?
अब बताओ बच्चों कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक छोटा सा डिवाइस है जिसके अंदर हम बहुत सारा चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर वहां से ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ मतलब लेना, खींचना, समझ गए। तो कैपेसिटर या कैपेसिटेंस हमेशा किसी ना किसी ऑब्जेक्ट या कंडक्टर की होती होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस किसकी? कंडक्टर की। तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है टू होल्ड द चार्ज, टू स्टोर द चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस is an arrangement for storing large amount of charge or electrical energy in a very स्मॉल स्पेस। अगर इसको स्टोर करने के लिए इतनी सारी जगह चाहिए तो क्या फायदा हुआ? कम जगह में ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ या ना? कैपेसिटी, इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है? एक घंटे में कितने क्वेश्चन लर्न कर सकते हो? कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेसिटेंस, एबिलिटी, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। यानी कैपेसिटेंस दरअसल क्या है? ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की तो कैपेसिटेंस होगी ना। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द एबिलिटी टू होल्ड या स्टोर द चार्ज। यहां तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में? यहां तक की कहानी समझ में आ गई? अच्छा, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस जो होता है ना, जनरली अभी वैसे देखो जितने बच्चों के स्कूल में कैपेसिटर या कैपेसिटेंस हो चुका है उन्हें पता होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमें इस टॉपिक में पढ़ना ही है आगे जाके। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सुना, देखा, पढ़ा, किताब में होगा। तो इसमें हमेशा याद रखना दो कंडक्टर लिए जाते हैं। कितने? दो। एक पर दिया जाता है पॉजिटिव चार्ज और एक पर दिया जाता है नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया? और अगर एक पर पॉजिटिव है एक पर नेगेटिव है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, पोटेंशियल भी जनरेट होगा। हाँ या ना? तो वो सारी चीजें कैपेसिटर में होती हैं। तो अभी बस मैं इतना बताना चाह रहा हूं, कंडक्टर यहां पर एक नहीं होता बल्कि दो होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट देयर आर टू कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट पोलैरिटी, डिफरेंट चार्जेस। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस पर सारे पर पॉजिटिव चार्ज है पूरे के ऊपर, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस। समझ में आ गया? तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट बन गया जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसका कुछ तो पोटेंशियल होगा V प्लस, इसका पोटेंशियल V माइनस, तो V नेट कितना हो गया? V प्लस माइनस V माइनस। मेरी बात समझ में आ रही है? हालांकि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे तो थोड़े अच्छे सुंदर सिमेट्रिकल कंडक्टर बनाएंगे। अभी मैंने आलू जैसा बना दिया है, और समझ में आ रहा है? तो कैपेसिटर में याद रखना, कैपेसिटेंस में दो कंडक्टर होते हैं। टोटल चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है बच्चों? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? वी नेट तो ये हो गया टोटल चार्ज। टोटल चार्ज होता है बच्चों जीरो। पूछो क्यों? जितना इस पर पॉजिटिव है उतना ही उस पर टोटल कितना हो गया? जीरो। यार ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुन लो।
देखो ये चीजें ना मैं जो तुम्हें अभी बता रहा हूँ ये कोई टॉपिक नहीं है कि प्रॉपर मैं पूरा टॉपिक बना के तुम्हें समझाऊं, एक्सप्लेन करूं या ड्रॉ करूं। ये वो चीजें जो बीच में साथ के साथ बताई जाती हैं, जो दिमाग में हमेशा फिट रखनी होती है। तो टोटल चार्ज कितना होता है किसी भी कैपेसिटर का, कंडक्टर का, 0। और वी नेट अगर फाइंड करना हो इसका पोटेंशियल माइनस उससे, भाई ऑब्वियसली बात है बैटरी का पोटेंशियल मान लो 25 वोल्ट है, ये बैटरी है, ये 25 वोल्ट की क्यों है? क्योंकि बैटरी एक्चुअली क्या है, बैटरी एक बीकर है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, हाँ या ना? यही तो है बैटरी, एक एनोड पर है, एक कैथोड पर है। तो जो पॉजिटिव वाला है उसको हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, नेगेटिव वाला छोटा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बैटरी अगर मुझे 10 वोल्ट दे रही है, मान लो 25 वोल्ट नहीं है 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या है, इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 का आएगा। नहीं आ रहा समझ में? तो ऐसे ही यहां पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, कुछ तो होगा। इस नेगेटिव वाले का जो भी होगा उसका अगर डिफरेंस निकालोगे तभी तो वी नेट आएगा। आगे बात समझ में? और अगर मान लो कोई बोलता है चार्ज ऑफ कैपेसिटर, तब क्या बोलोगे? टोटल चार्ज अगर कोई पूछता है तो क्या हो जाएगा? चार्ज ऑफ कैपेसिटर अगर बोलेगा तो उसका मतलब क्या है? तो वो 0 नहीं है, वो टोटल की बात नहीं कर रहा है, तो वो तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? ईदर चार्ज। ईदर का मतलब या तो ये वाला या तो, और दोनों की वैल्यू बराबर है, ये वाला प्लस के ऊपर है और ये वाला, टोटल तो 0 ही हो जाएगा, कॉमन सेंस लगाओ ना। लेकिन अगर चार्ज ऑफ कैपेसिटर की बात हो रही है, कितना स्टोर कर लिया, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक प्लेट का या कंडक्टर का चार्ज लिख दो। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में कहीं पर होता है, लेफ्ट और राइट साइड में नहीं होता है, ठीक है? तो ये मैंने तुम्हें एकदम बेसिक चीजें बता दी है किसी भी कैपेसिटर के बारे में। अभी इसको थोड़ा और डिटेल में लेके चलते हैं। ये सारा कॉपी में लिख लेना भैया, हिंदी, इंग्लिश, जो भी भाषा अच्छी लगती हो, बस तुम्हें अपने आप को समझाने के लिए कोई सोर्स होना चाहिए, तो वो कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये चीजें बार बार कोई बताएगा नहीं तुम्हें, हर चीज किताब में नहीं लिखी होती है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, ध्यान से सुनना, अगर मान लो यहां पर मैं एक पॉइंट चार्ज रख दूं, ये रहा, तो इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और इस पॉइंट पर क्या डिस्टेंस की दूरी पर है, टी पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा। अरे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज भूल गए क्या? क्या होगा जल्दी बोलो? KQ/R, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अगर इसका चार्ज बढ़ जाए, ये बड़ा चार्ज हो मैग्नीट्यूड में, तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी बोलिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो चार्ज तो ऑब्वियसली देखो, चार्ज पॉइंट चार्ज तो क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल है। चार्ज ऑब्वियसली किसी ऑब्जेक्ट को किया जाता है। तो मान लो बच्चों एक कंडक्टर है, लेट देयर इज ए कंडक्टर हैविंग अ चार्ज कैपिटल Q। मान लेते हैं कंडक्टर है और उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना बच्चों? कैपिटल Q। देन पोटेंशियल ड्यू टू दैट कंडक्टर varies with चार्ज। बोलो हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कंडक्टर है, उस पर चार्ज है Q, तो उसकी वजह से पोटेंशियल किसी पॉइंट पर अभी लिख के दिखाया था ना, तो चार्ज बढ़ेगा तो क्या पोटेंशियल बढ़ेगा? बोलो हाँ। यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, हाँ या ना?
वैसे देखा जाए तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, और हम इसको क्या लिख रहे हैं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूं तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट कौन है बच्चों, C। और C यहाँ पर कौन है, C कौन है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसी को हम लोग बोलते हैं, ये क्या लिख दिया, कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, याद रहेगा पक्का। तो यहां से C का फॉर्मूला क्या निकला, Q बाय V, हाँ या ना। यानी C किस पर डिपेंड कर रहा है, Q पर। C किस पर डिपेंड कर रहा है, V पर, फर्स्ट और सेकंड, हाँ या ना। नहीं, ये बात दिमाग में फिट कर लेना। अरे सर ये क्या कर रहे हो, C इक्वल टू Q बाई V आप ही ने तो लिखा है, तो C किस पर डिपेंड कर रहा है, Q पर, और C किस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, V के। और ऐसा नहीं होता, क्यों, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ऐसा क्यों नहीं होता है। ये बात दिमाग में फिट कर लो, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज and does not depend upon the potential or voltage। क्यों भाई क्यों, बच्चों सच बताओ इस क्यों का आंसर मेरे पास भी नहीं है, पर मैं तुम्हें समझा फिर भी दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम लोगों ने V इज इक्वल टू, इसको 2 मिनट के लिए ब्रेक लगा दो। और भाई जो लोग वीडियो देख रहे हो थोड़ा ध्यान से इधर साइड में देखो। ओम्स लॉ पढ़ा था, याद है क्या पढ़ा था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हाँ या ना। बट एक्चुअली I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। ये इन दोनों में से सही कौन है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V सही है या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I सही है। एक बच्चा कह रहा है सर दोनों ही सही है, क्या लिख दो क्या फर्क पड़ता है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। अरे पहले दुनिया में जो आएगा वो बाप है, जो बाद में आएगा वो बेटा है। तो बेटा बाप पे डिपेंड करता है या बाप बेटे पे डिपेंड करता है, बेटा बाप के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि वो दुनिया में बाद में आया है। तो पहले करंट आया या पहले वोल्टेज आया, जब आप बैटरी नहीं लगाओगे वोल्टेज वाली, पोटेंशियल डिफरेंस वाली, करंट कहां से आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के ऊपर। आ गई बात समझ में। तो इसको हम लेकिन लिखते फिर भी यही है, करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के ऊपर। तो बाद में हमने क्या बोल दिया था, V इज इक्वल टू आई आर। देखो थोड़ा सा रफ में साइड में इसलिए समझा रहा हूं ताकि ये समझ में आए। फिर आप यहां से फॉर्मूला देखो इसी के जैसा हो रहा है, R इक्वल टू क्या आ गया था, V अपॉन I। क्या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, क्या R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I होता है, होता है नहीं होता। अरे याद है कि भूल गए, अभी भी नहीं आ रहा समझ में। एक बच्चा कह रहा है सर ना तो इसका रीजन दिया ना इसका रीजन दिया, बस होता है होता है। अच्छा चलो फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। एक और एग्जांपल, आप मार्केट गए, आपने बोला भैया ये 10 रुपए का मुझे जितने भी रुपए का है एक 10 ओम का रेजिस्टर दे दो। कितने ओम का, 10 ओम का रेजिस्टर दे दो। उसने आपसे पैसे लिए, आपको 10 ओम का रेजिस्टर दे दिया। आप घर पे लाए, आपने सर्किट में लगाया 10 ओम का रेजिस्टर, आपने बैटरी लगाई, करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना शो करेगा, 10 ओम। अगर आप बैटरी चेंज करके बड़े वोल्टेज की बैटरी लगा देते हो और ज्यादा करंट फ्लो होता है, तब भी रेजिस्टेंस तो 10 ओम का ही शो करेगा। जब तुम मार्केट से उसको बोल के 10 ओम का रेजिस्टर लाए हो तो वो 10 ही ओम का तो रहेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या। आप कितना भी उसमें वोल्टेज और करंट लगा लो, रेजिस्टेंस रेजिस्टर का उतना ही रहेगा 10 ओम। यानी R इज इक्वल टू V अपॉन I का मतलब यहां पर ये है कि मान लो करंट है 2 एम्पियर का, तो वोल्टेज कितना हो गया 20 का। अगर करंट उसमें 1 एम्पियर का है तो वोल्टेज 10 वोल्ट का है। करंट उसमें 5 एम्पियर का है तो वोल्टेज कितना रहा होगा 50 वोल्ट का। आप कैंसिल आउट करो, बार बार रेजिस्टेंस उतना ही आएगा 10 ओम।
तो क्या रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, बस उनका जो रेशियो है वो हमेशा एक फिक्स रहेगा, दैट इज रेजिस्टेंस। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक इसी तरह से जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी कैपेसिटर का, वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता। कितने बच्चों को मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आई? आ गई? तो यहां पर ये बात याद रखना, रेजिस्टेंस V और I पर कभी भी डिपेंड इस तरीके से नहीं करता जो मैंने यहां पर अभी तुम्हें समझाया। तो इसीलिए कैपेसिटेंस भी Q और V पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, लिख लेना कॉपी में, डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड वोल्टेज। समझ में आया? तो जब ये Q और V पे डिपेंड नहीं करता तो किसी पे तो डिपेंड करता होगा, किसी पे तो करता होगा। किस पे? R भी तो किसी पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, याद है कि नहीं? तो कैपेसिटेंस अगर इन पे डिपेंड नहीं कर रहा है दोनों पे, तो किसी और पे तो कर रहा होगा भैया। किस पे कर रहा है? कैपेसिटेंस भी साइज पे ही डिपेंड करता है। समझ में आ गया? तो कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड नहीं करता है? डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड वोल्टेज एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इन तीनों पर डिपेंड नहीं करता। और किस पर डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ कंडक्टर, उसका साइज क्या है। यानी जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतना ही ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी चार्ज को स्टोर करने की, यानी उतना ही ज्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। समझ गए? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। अच्छा, और किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स। देखो हमारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, या अगर आप दो कोई भी कंडक्टर लेते हो तो उसके बीच में कौन सा स्पेस है उसके ऊपर कैपेसिटी डिपेंड करती है। वो एयर भी हो सकता है, डाइइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, माइका भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक और चीज पे डिपेंड करता है कि आसपास कोई और कंडक्टर तो नहीं है, एनी अदर कंडक्टर नियर बाय इन विसिनिटी, उसके आसपास कोई और कंडक्टर या चार्ज कंडक्टर तो नहीं है, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन द नेबरहुड। समझ गए ना? और नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स, क्योंकि यहां पर रोल प्ले करता है परमिटिविटी, कि दो प्लेट्स के बीच में एयर है, वैक्यूम है, या कोई और मीडियम है जिसकी वजह से परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से कुछ और हो जाती है। तो किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड नहीं करता है। यहां तक कितने बच्चों को बात समझ में आ चुकी है? समझ में आ गया? अच्छा बच्चों, इस फॉर्मूले से कोई डेफिनेशन निकल के आ रही है? कोई डेफिनेशन निकल के आ रही है? इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर टू द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर टू द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। और जो कंडक्टर है ना, पोटेंशियल उसके सरफेस पर ही हम लोग फाइंड करते हैं। समझ गए?
अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी? यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूं कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्योंकि इसके इक्वल टू में क्या है चार्ज, कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी। मतलब मैं कितना चार्ज उसके ऊपर लेकर आऊं ताकि पोटेंशियल 1 यूनिट बढ़ जाए। समझ में आ गया? तो देखो एक डेफिनेशन ये हो गई यहां से लेकर यहां तक, एक डेफिनेशन ये हो गई यहां से यहां तक, एक फॉर्मूले के लिए फॉर्मूले के हिसाब से यहां से यहां तक, और एक ये रही। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चले आगे, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। कैपेसिटेंस और कैपेसिटी के बारे में मैंने तुम्हें काफी कुछ बता दिया है। चले आगे। हाँ, थर्ड पॉइंट समझा दो कैसे करेंगे। अगर मान लो जैसे देखो कंडक्टर जो है ना, 2 कंडक्टर मैंने ड्रॉ किए थे, मान लो वो 2 पैरेलल प्लेट ही है, उसके आसपास कोई और प्लेट आ गई तो उसकी कैपेसिटी पर फर्क पड़ जाएगा। जैसे मैं रेस कर दूं बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना। जैसे अभी हमने ना आगे वाले टॉपिक पढ़े नहीं है इसलिए तुम्हें समझ में अभी थोड़ा कम आ रहा है। जैसे मान लो ये 2 पैरेलल प्लेट है, ठीक है, तो तुम्हारे स्कूल में अगर कैपेसिटेंस कैपेसिटी कैपेसिटर टॉपिक हो गया है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। अच्छा, तो एक प्लेट पर पूरे पर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, और दूसरी प्लेट पर पूरा चार्ज है नेगेटिव। तो कैपेसिटेंस जो है ना ये पूरा अपने आप में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन चुका है। ये पूरा अपने आप में एक कैपेसिटर है, यानी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पर नेगेटिव होगा। इस पर चार्ज प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा, दैट्स इट। ये अपने आप में कंप्लीट सिस्टम है कैपेसिटर है। पर मान लो मैं इसके सामने यहां पर एक और प्लेट लगा दूं इससे भी बड़ी, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ और है, जिस पर चार्ज कुछ और है, तो यहां पर भी बन गया ना एक। तो क्या इसकी वजह से इस कैपेसिटर की कैपेसिटी पर फर्क पड़ेगा? पड़ेगा ना। यही चीज यहां पर लिखी हुई है, प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड। तो इससे उसकी कैपेसिटी पर फर्क पड़ता है। समझ गए? तो अगर 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर एक साथ रखे होते हैं ना तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की जाती है, तब रखे जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ा था तुम लास्ट क्लास में नहीं आए थे? तो अगर साथ साथ रखे भी होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की जाती है। ठीक है, चले अगले टॉपिक की तरफ। तो कैपेसिटर के बारे में अभी तक हमने क्या क्या सीखा? काफी कुछ सीख लिया है। कैपेसिटर का फॉर्मूला है Q बाय V, यानी कि चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो इसकी कोई ऐसा यूनिट तो होती होगी, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों इसकी? Q बाय V, कूलम अपॉन वोल्ट। बच्चों कूलम जो है I इज इक्वल टू Q बाई T होता है, हाँ या ना? करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अगर मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूं तो Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा। तो करंट का ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, टाइम का सेकंड। क्या मैं कूलम की जगह जो कि चार्ज की यूनिट है एम्पियर सेकंड लिख सकता हूं अपॉन वोल्ट? और बच्चों हम जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में पहले दिन यही पढ़ाया था। तो क्या मैं लिख सकता हूं जूल पर कूलम, हाँ या ना? तो यहां पर एक ही इसकी जगह क्या आ जाएगा? जूल पर कूलम। अब कूलम की सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, एक काम करो ना यार, इसको कूलम ही रहने दो, ठीक है?
अब ये कूलम ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा c²/j, और कूलम की जगह हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड पर जूल। कोई दिक्कत? हाँ, स्क्वायर भी आएगा। समझ में आ गई ऐसा यूनिट? तो कितनी यूनिट हो गई इसकी? बहुत सारी, लेकिन हम इसको डिनोट करते हैं फैराडे से। सर ये क्या है, हमें नहीं पढ़नी फिजिक्स, मत पढ़ाओ। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। कूलम इज इक्वल टू Q/V, कूलम पर वोल्ट फैराडे। अब ठीक है, समझ गए ना? कूलम पर वोल्ट को ही फैराडे बोलते हैं। अब यहां मत रोना, यहां न्यूटन मीटर को क्या बोलते हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जूल। तो न्यूटन मीटर बोलना अच्छा लग रहा है या जूल? क्योंकि दो वर्ड की जगह एक आ गया ना। ऐसे ही प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल, और फॉर्मूला लगाओगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल ज्यादा बेटर है, तो साइंटिस्ट लोग अपना नाम दे देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे कूलम पर वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फैराडे। अगर मैं तुमसे ये कहूं बच्चों कि डिफाइन 1 फैराडे, क्या बोलोगे? ओ सॉरी, अरे गड़बड़ हो गई भाई। फैराडे यार, फैराडे तो साइंटिस्ट था। जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उससे मैं क्षमा चाहता हूँ। फैराडे जो है एक बहुत महान साइंटिस्ट है, उनके सम्मान में कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड रखी गई है, ना कि फैराडे। हाँ सॉरी, थैंक यू। मैं इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ फैराडे जी से भी और विद्यार्थियों से भी। तो यहाँ फैराड आएगा। फैराड नाम फैराडे साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। अब याद रखना 1 कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैराड। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि डिफाइन 1 फैराड, हाउ विल यू डिफाइन इट? अगर मान लो मैं किसी कंडक्टर को या कैपेसिटर को 1 कूलम का चार्ज देता हूं, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाता है, तो समझ लो उस कैपेसिटेंस की कैपेसिटी 1 फैराड हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है समझ में? When 1 coulomb of charge is given to a conductor or capacitor to increase its capacity, to increase its potential, when 1 coulomb of charge is given to a conductor to increase its potential by 1 volt, conductor to increase, हाँ सही है, by 1 volt, then capacitance of that conductor is 1 farad। देखो बच्चों, ये डेफिनेशन तुमसे कोई नहीं पूछने वाला। 1 फैराड की डेफिनेशन आपको हर बुक में मिल जाएगी। आपको बस क्या याद रखना है? आपको बस ये याद रखना है, और उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। बात समझ में आ गई? बात खत्म। वैसे मैं तुम्हें एक मजे की बात बता दे रहा हूं, 1 फैराड बहुत बड़ी यूनिट है। 1 फैराड कैपेसिटेंस की कोई छोटी मोटी यूनिट नहीं है, बहुत बड़ी यूनिट है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि आज हम लोग लेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं, लेंथ लंबाई, और आज मैं तुम्हें उसकी यूनिट बताने जा रहा हूं लाइट ईयर। क्या बता रहा हूं? सीधा लाइट ईयर ही बता दिया। हालांकि लेंथ की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर। लेंथ को हम लोग किसमें नापते हैं? मीटर। पर मान लो ऐसा होता कि लेंथ की यूनिट लाइट ईयर ही होती, स्टैंडर्ड यूनिट लाइट ईयर ही होती, तो मैं तुम्हें क्या पढ़ाता? लाइट ईयर। बहुत बड़ी यूनिट नहीं है। आप ऐसे ही समझ लो, हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं और उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कुछ ज्यादा ही बड़ी है।
तो सीधा वही क्यों पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें कि वो स्टैंडर्ड यूनिट है। नहीं आ रहा समझ में? तो 1 farad is practically a very big unit of capacitance। आप यार एक बात बताओ ना, 1 कूलम का चार्ज आपको देना है कंडक्टर का। 1 कूलम का चार्ज पता है कितना होता है? 1 कूलम का चार्ज पता है कितना होता है? बहुत बड़ा चार्ज होता है। ये मैंने तुम्हें चैप्टर 1 में समझाया था न्यूमेरिकल्स के थ्रू। 1 कूलम के अंदर 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन तब जाके 1 कूलम का चार्ज बनेगा। 10 पावर 18 पता है कितना हो गया? कितना? बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन। नहीं समझे? बहुत बड़ा हो गया ना। और मैंने तुम्हें एक न्यूमेरिकल में ये भी समझाया था कि जो 1 कूलम होता है, अगर मैं 1 सेकंड में 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता हूं किसी बॉडी में, तो उसको 1 कूलम चार्ज आने में 200 साल लग जाएंगे। हमने क्वेश्चन किया था ना? हाँ, एक क्वेश्चन किया था, उसमें ये बताया गया था कि अगर आप 1 सेकंड में 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो उस बॉडी के ऊपर 1 कूलम का चार्ज आने में 200 साल लग जाएंगे। इससे आप इतना तो अंदाजा लगा पा रहे होगे कि 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज है, बहुत बड़ा है। तो इतना बड़ा चार्ज आपको किसी बॉडी पर लाना है, तब पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट का चेंज होता है तो उसके रेशियो से 1 फैराड आएगा। तो फैराड कितनी बड़ी यूनिट हुई? अंदाजा लगा पा रहे हो? नहीं लगा पा रहे ना? तो इसको समझाने के लिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कैपेसिटेंस का। अब तुम्हें समझ में आया मैंने इतना सारा क्यों लिखा यहाँ पे? डायमेंशनल फॉर्मूला यहीं से तो निकालोगे, और कहां से निकालोगे? समझ गए? तो कूलम पर वोल्ट, कूलम का तो कोई डायरेक्ट यूनिट होती नहीं है मल्टी डायमेंशन। तो ये करोगे तो देखो a स्क्वायर s स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा? जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो a का क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। टाइम का क्या हो जाएगा? t स्क्वायर। अपॉन में न्यूटन का क्या हो जाएगा? mlt माइनस 2, और एक l आ जाएगा। हाँ या ना? तो ये हो गया m माइनस 1 l माइनस 2, t मेरे ख्याल से हो जाएगा -4 प्लस 4 और a स्क्वायर। चेक कर लो प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ये इसकी mlt डायमेंशन हो जाएगी। कोई दिक्कत? चले आगे। इतना काम कॉपी में नोट कर लेना, फिर चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। क्यों ना किसी कंडक्टर को लेकर उसकी कैपेसिटी फाइंड करके देखें, तब शायद समझ में आ जाएगा 1 फैराड कितना बड़ा कैपेसिटेंस होता है। तो अगला टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस of a isolated spherical conductor। बच्चों मान लो एक बहुत बड़ा स्फेयर है, कंडक्टर स्फेरिकल ले रहा हूं, और टेढ़ा मेढ़ा आलू बनाने से अच्छा स्फेयर ही ले लूं, और उसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है। सपोज वो चार्ज है कैपिटल Q, और उस स्फेयर का कुछ रेडियस भी होगा। उसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R है या स्मॉल r है, जो तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है? तो क्या उसके सरफेस के ऊपर कुछ पोटेंशियल होगा? अगर चार्ज है तो पोटेंशियल भी होगा। हाँ या ना? तो लेट देयर इज अ स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग चार्ज कैपिटल Q।
ठीक है, लेट रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, उसका रेडियस मान लिया कैपिटल आर, क्या उसके चार्ज की वजह से सरफेस पर कुछ पोटेंशियल होगा? पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा बच्चों? V। तो V का फॉर्मूला क्या होता है? K Q बाय R, इसका रेडियस R है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? हमें तो कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो ये तो पोटेंशियल आ गया, तो कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर कितना हो जाएगा बच्चों? C इज इक्वल टू Q बाय V। हाँ या ना? तो Q तो Q ही रहेगा और V की जगह क्या पुट करोगे? K Q बाय R। तो K Q बाय R। बच्चों ये R घूम के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या बन जाएगा? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया, Q से Q कट गया ना, R बाई K। क्या आ जाएगा? तो K का फॉर्मूला होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। आज के बाद जीवन में ये फॉर्मूला रट लो, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आप ये बात यहां से नोटिस कर पा रहे हो कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो क्या ये बात सच नहीं है कि जो कैपेसिटेंस है वो सीधा सीधा किस पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ कैपेसिटर। बोला था कि नहीं? साइज ऑफ कंडक्टर, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर बात की जाए तो जितनी बड़ी प्लेट्स होंगी, जितना बड़ा उनका एरिया होगा, उतना ही ज्यादा उनकी, समझ गए? अगर स्फेयर है तो स्फेयर का रेडियस जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। R ज्यादा तो इसका C भी ज्यादा। ये देखो, नहीं समझे? इसकी यूनिट क्या होगी? जल्दी बोलो यार। फैराडे। फैराडे नहीं है, फैराड है। समझ गए? चले आगे। और यहाँ पर जो रेडियस है ना बच्चों, वो मीटर में नापा जाएगा, याद रखना। रेडियस किस में नापोगे? लीटर नहीं, मीटर। C किस में नापोगे? फैराड। R किस में नापोगे? मीटर्स। कोई दिक्कत? चले आगे। तो ये हमने स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया, जो आपको आज के बाद हमेशा याद रखना है। क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R, या जो भी उसका रेडियस है। क्यों ना किसी असली के स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाल के देखी जाए। निकाल के देखना तो चाहिए ना भाई, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो ये समझ में आ गया, कॉपी में नोट कर लोगे। चले आगे। पॉज करना भाई। तो क्यों ना एक असली के कैपेसिटर की किसी कंडक्टर की, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी फाइंड की जाए। तो अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं कैपेसिटी ऑफ अर्थ। मैंने तुम लोगों को कहा था बच्चों कि 1 फैराड बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटी की। तो अगर वो सच में बहुत बड़ी यूनिट है तो छोटे मोटे कैपेसिटर या छोटे मोटे स्फीयर की कैपेसिटी तो वैसे ही कम आएगी। क्यों ना कोई बड़ा सा कंडक्टर लिया जाए। इतना तो हमने पढ़ लिया है, स्फेरिकल कंडक्टर में कैपेसिटेंस सीधा सीधा किस पर डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस भी बड़ी होगी। हमने पूरा अर्थ ही ले लिया, ठीक है। तो बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है? कोई मुझे बताएगा रेडियस ऑफ अर्थ है? 6000। अबे नालायकों,
11th पास करिए, नकल मारिए। मैं बेसिक सब कर रहा हूँ। 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर था नहीं था? अर्थ का रेडियस क्या है? फिर अर्थ ऐसी है, ऐसे में अर्थ का रेडियस है 12,712 किलोमीटर, ऐसे में 12,756 किलोमीटर। ये डायमीटर है, यहां से अर्थ दबी हुई है तो उसका रेडियस डायमीटर ये है, हाफ कर लेना। और ऐसे में कितना है? 12,756। कोई दिक्कत? बच्चों इन दोनों का एवरेज निकालोगे और उसका हाफ करोगे तो रेडियस आपके पास कितना आ जाएगा? एग्जैक्टली थोड़ी आएगा, करीब करीब इतना ही आ जाएगा। बोलो हाँ। पता नहीं ग्रेविटेशन चैप्टर में क्या पढ़ा है, उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, पढ़ लेना। एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी चैप्टर आते हैं 11 12 के, सबकी वीडियो इस साल बनेगी, अपलोड होगी। जो सेक्शन वीक है आपका पढ़ लेना। बच्चों इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 6400 into 1000 मीटर। कोई दिक्कत? बच्चों कैपेसिटी ऑफ अर्थ जल्दी बोल दो, कैपेसिटी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला बोलो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय आर। बोलो हाँ। बच्चों एक बात बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? हाँ या ना? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? 1/9 into 10 power 9। बोलो हाँ। और अर्थ का रेडियस क्या है? 64 into 10 power 5। बच्चों जरा सॉल्व करना, 10 पावर 5 से यहाँ पे कितना रह जाएगा? 4। तो 64/9 into 10 पावर -4। आप इसको सॉल्व कर लेना, 711 माइक्रोफैराड आएगा, यानी 0.711 मिलीफैराड। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? नहीं आया? अरे नहीं आ रहा क्या समझ में? तुम लोग सन्नाटे में क्यों चले गए? यानी इतनी बड़ी अर्थ की कैपेसिटी 1 फैरेड भी नहीं है, माइक्रोफैरेड में आ रही है। नहीं आ रहा समझ में? तो इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि जो फैरेड है यानी 1 फैरेड वो कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट है। अभी मेरी बात पर भरोसा हो गया? तो बच्चों जरा दिमाग लगाओ, वो स्फीयर कितना बड़ा होगा जिसका रेडियस जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो बोल रहा हूं वो समझ पा रहे हो? अर्थ की कैपेसिटी निकाली, कितनी आई? 1 फैरेड से बहुत कम। तो सोचो वो स्फीयर कितना बड़ा होगा जिसकी कैपेसिटी 1 फैरेड होगी। करके देखना चाहिए। इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दूं, लिख लोगे कॉपी में? What is the radius of sphere या कंडक्टर whose capacitance is 1 farad? जिसका कैपेसिटेंस ही 1 फैरेड है उसका रेडियस कितना बड़ा होगा? तो बच्चों जरा सोचो, यहां पर हमें रेडियस मालूम है? नहीं। कैपेसिटेंस मालूम है? हाँ, 1 फैरेड। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बोलो। अरे स्फेरिकल वाले का, स्फेरिकल का, सबका एक जैसा नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। बोलो हाँ। तो कैपेसिटेंस इस बार कितना दिया है? 1। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आर विल बी इक्वल टू, यानी रेडियस कितना होगा? मीटर, यानी आर कितना होगा? 9 into 10 power 6 किलोमीटर, यानी आर कितना होगा? 9 मिलियन किलोमीटर। यानी एक ऐसा स्फीयर जिसका सिर्फ रेडियस ही 9 मिलियन किलोमीटर है। मेरे ख्याल से सन से भी बड़ा हो गया, ये सन से भी बड़ा हो गया। जिसका रेडियस 9 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा जितना है, सिर्फ रेडियस, उस स्फीयर की कैपेसिटी
यह कैपेसिटेंस 1 फैराड होगा। अब तो समझ में आ गया। अब ये मत कहना कि सर ये भी अंदाजा लगा के बताओ सन कितना बड़ा होता है। 13 लाख धरती समा जाएंगी सन के अंदर, इतना बड़ा है सन, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से उससे भी बड़ा, सन से भी बड़ा रेडियस है। आई होप आप एक बार गूगल कर लेना, चेक कर लेना, तो उतने बड़े स्फीयर की कैपेसिटी 1 फैराड होगी। आई बात समझ में? चले अगले टॉपिक पे। बच्चों मेरा इरादा अगला टॉपिक स्टार्ट कराने का था, बट ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं, और इसको ओवर करते ही मैं दूसरी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो इसकी अगली वीडियो जरूर देखना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।